गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में अपन ने रेडॉक्स वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था ना। रेडॉक्स रिएक्शन में लास्ट में अपना क्या चल रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा था। तो रेडॉक्स का लास्ट पोर्शन था जैसे किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके फॉर्मूले देखे थे अपन ने। ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। याद होगा सारों को अगर क्लास अटेंड करिए तो ना। तो वो आपके चैप्टर नंबर 3 में जब 12th में अपन आएंगे तो चैप्टर नंबर 3 पूरा उसी पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है 12th में, तो वापस वो आएंगी चीजें कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, कैसे सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये 11th में भी है और 12th में भी है। 12th में चैप्टर जो है वो थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे तो थोड़ा इंट्रोडक्शन है आपके पास। ओके, अब अपन नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो अपने पास है चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग ये फर्स्ट बुक का चैप्टर है आपके, है ना, केमिकल बॉन्डिंग। अब आपने 10th क्लास में आयोनिक बॉन्ड के बारे में देखा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। 10th क्लास में आपने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी देखा था, चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन कंपाउंड में। तो यहाँ पे वो कितने टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो देखना है, केमिकल बॉन्डिंग यानी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ द 11th क्लास। और ये कब आएगा अपने को, अगर थोड़ा सा अपने को पीरियोडिक आ रहा हो, थोड़ा सा अपने को एटॉमिक आ रहा हो, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आएगा। और ये चैप्टर अगर आपके पास आपको अच्छे से समझ आ गया तो मीन्स आपके आने वाले 2-3 चैप्टर और क्लियर हो जाएंगे। जैसे सेकंड बुक में आता है एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट 12th में भी आते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट 12th में भी आते हैं। तो जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हैं, वो जितने भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें कौन कौन से टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपन ने 10th में इतना देखा था कि मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, कि अगर एक जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो जिससे क्या होता है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में देखा था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वहां पे जैसे कार्बन की बात करें अपन, तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग करके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा हो जाता है, कोवेलेंट। तो जब अपन 10th में थे तो ओनली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड अपन ने देखे थे, अब यहाँ पे 4 to 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते क्यों, क्या रीजन है कि उनको बॉन्ड के फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट। स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि जो भी यहाँ पे चीजें हो रही है वो किसके लिए होगी, स्टेबिलिटी के लिए, है ना। कि अगर स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड या वॉन्डरवॉल बॉन्ड, इनका फॉर्मेशन करते हैं। अब सर स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, तो स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी कि अगर आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एलिमेंट्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा हो जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन। ये आपके पास क्या है, इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनर्ट गैस जितनी भी है उनका कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या होता है, NH2 NP6। ओनली हीलियम का छोड़ दीजिए, हीलियम का क्या होता है आपके पास 1s2, है ना। NH2 NP6, N आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल। अगर नियोन की बात करोगे तो 2s2 2p6, आर्गन की बात करोगे तो 3s2 3p6, क्रिप्टॉन की बात करेंगे तो 4s2 4p6, जेनॉन की बात करेंगे तो 5s2 5p6, ऐसे रेडॉन की बात करेंगे तो 6s2 6p6। यानी कि अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने के लिए या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, या यूं कह सकते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यूं लिख सकते हैं कि टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट,
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये सारी की सारी इनर्ट गैसेस हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो एलिमेंट्स भी क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएंगे, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना, तो उनकी भी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहला तो रीजन ये है। अब ये रीजन जो है वो इतना वैलिड नहीं है। उसका रीजन क्या है कि आगे अपन देखेंगे कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हर एक कंपाउंड का कंप्लीट नहीं होता है। जैसे अगर बात करें BH3 में बात करें तो बोरोन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, तो एक्सेप्शन आ गया ना। जैसे बात करें आप PCl5 में फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मींस मोर देन 8 आ गए। तो ये रीजन जो है वो उतना वैलिड नहीं रहता है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो दूसरा क्या रीजन है जो ज्यादा वैलिड है, वैलिड ये भी है बट इसकी वैलिडिटी थोड़ी सी कम है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज ये जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने का कहते हैं तो कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके वैलेंस शेल में मोर देन 8 या लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ये भी इसी चैप्टर में आएगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया BH3 में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आपके पास एक और आता है BF3 में भी बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। PCl5 फास्फोरस में वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या आ जाते हैं आपके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करें या फिर आपने छोटी क्लासों में ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा होगा, कि ऑक्टेट रूल क्या होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल फॉर द स्टेबिलिटी, मींस 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी क्या होंगे, वो स्टेबल होंगे। बट यहाँ पे क्या आ जाता है कि कुछ एलिमेंट जो है या तो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके वैलेंस शेल में या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद भी वो क्या है, स्टेबल है। तो ये वहां पे क्या हो जाता है कि थोड़ी सी इसकी वैलिडिटी कम हो जाती है। सेकंड जो आता है वो क्या आता है कि एलिमेंट्स जो है वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी डिक्रीज करते हैं। कि सर एनर्जी डिक्रीज करने से क्या होगा, कि एनर्जी डिक्रीज करने से हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करके पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते हैं, जिससे उनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। कि सर वो कैसे होती है, तो देखिएगा तो सारा चक्कर जो है वो किसका है, स्टेबिलिटी का है। आप भी क्या चाहते हो, स्टेबिलिटी, एलिमेंट्स भी क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी। और अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाना है, यानी कि अपनी एनर्जी जो है वो कम रखनी है। एनर्जी कम रखोगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी, ना। अब देखिएगा क्या होता है कि ये आपके पास कोई एटम है, मान लीजिए एक्स ए एटम है कोई, और ये आपके पास कोई एटम है बी। ये आपके पास जो न्यूक्लियस है इसका Na, इसका जो न्यूक्लियस होगा उसको अपन क्या कहेंगे, Nb। यहाँ पे कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये ना, और ये आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन इस एटम का। अब एक बात बताओ कि ये दो एटम जो हैं इसमें कितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा कि सर, रिपल्शन। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहाँ पे भी कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्शन। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर मैं यूं बात करूं कि न्यूक्लियस ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को अपन क्या कहेंगे, रिपल्शन फोर्स। इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी आपके पास कौन सा है, रिपल्शन फोर्स। अब मैं अगर इन दोनों के बीच की बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, तो ये जो फोर्स है वो कौन सा है, अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ कौन सा फोर्स आ जाएगा आपके पास, अट्रैक्शन फोर्स। मीन्स जो Na है प्लस इलेक्ट्रॉन है किसका, बी का, उसके बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे अपन, अट्रैक्शन फोर्स। और ये जो Nb है और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए है, इनके बीच में भी कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो ड्यू टू दिस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकंड एलिमेंट,
and the nucleus of second element and electron of first element bond will be formed. इसके कारण से क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब जब भी इनका रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन से, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब तक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा तब तक तो बॉन्ड का फॉर्मेशन रहेगा, बॉन्ड उन दोनों के बीच में रहेगा। जैसे ही रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपके पास ब्रेक हो जाएगा। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, तो अट्रैक्शन लगेगा तो दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या आएंगे, पास में नहीं आएंगे क्या भाई। आपके पास इसका न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, पास में आएंगे। जैसे यहां तक आ गए, ये आपके पास ए एटम है, ये आपके पास बी एटम, यहां तक पास में है। तो अब यहाँ न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। क्या सर इससे ज्यादा पास में, मैंने कहा इससे ज्यादा पास पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इससे ज्यादा पास अगर आएंगे तो आपके पास कौन सा फोर्स लगने लग जाएगा, रिपल्शन फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई हो जाएगा आपके पास, रिपल्शन फोर्स। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है उस डिस्टेंस को अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। और ज्यादा पास में आएंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन और दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपके पास ब्रेक हो जाएगा। तो एक ग्राफ आपकी बुक्स में भी दे रखा है, क्या दे रखा है वो देखना, ये ऐसे कुछ ग्राफ बना रखा है पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस में। पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस में ग्राफ बना रखा है। ऐसा ग्राफ, यहाँ पे आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके पास है रेडियस। रेडियस कह दीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स कह दीजिए, ठीक है ना। r इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ग्राफ समझिएगा, बहुत अच्छा ग्राफ है ये, मतलब अच्छे से समझ आएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ है। मैंने क्या कहा कि जब भी एलिमेंट्स क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो उनकी जो आपके पास स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। मैंने कहा यहाँ पे आपके पास जो है वो जो रेडियस की वैल्यू है वो 0, यहाँ पे नीचे किस में रहेगी, आपके पास नेगेटिव में। यहाँ अगर देखें तो क्या रहेगी, पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, यहाँ आपके पास पॉजिटिव है। यहाँ देखेंगे अपन, तो जैसे जैसे आप रेडियस कम कर रहे हो, सॉरी 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 दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सेस हो गया, ठीक है ना, और ये आपके पास रेडियस का एक्सेस। जैसे जैसे आप रेडियस को कम कर रहे हो, देखो यहां से आइए, रेडियस को कम कर, तो यहां आने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। मैंने क्या कहा था कि जब आपस में जब भी जो ये एटम्स हैं या जो एलिमेंट्स है वो पास में आते हैं, तो पास में आते हैं तो क्या होता है, हमेशा उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, सॉरी मिनिमम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगी इस डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, इसको अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। अब अगर आप रेडियस और ज्यादा इंक्रीज करोगे, जैसे मैंने कहा कि अगर रेडियस अगर और ज्यादा डिक्रीज करोगे, तो रेडियस और ज्यादा डिक्रीज करने पर धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। बॉन्ड कब स्टेबल होगा, जब एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम। यहाँ पे आपके पास रेडियस मैक्सिमम थी, जब एलिमेंट पास में आए यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है वो धीरे धीरे कम हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुई तो आपके पास स्टेबिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमम। अब आप रेडियस यानी कि दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस अगर और कम करोगे, तो डिस्टेंस और कम करने पर पोटेंशियल एनर्जी वापस क्या हो जाएगी, आपके पास इंक्रीज। और पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
समझे बात? तो इसको अपन क्या कहते हैं, यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। ये आपके पास बॉन्ड लेंथ कौन सी होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो उसको अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। ओके, तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, फॉर द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने से, है ना। और दूसरा रीजन क्या रहता है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करना। मोस्ट वैलिड रीजन कौन सा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, जब भी एलिमेंट पास पास में आएंगे, एटम पास पास में आएंगे तो क्या रहेगा, उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। बट और ज्यादा अगर पास पास में आ गए तो रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और रिपल्शन फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, बॉन्ड वापस ब्रेक हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अपने को कितने टाइप के बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टोटल कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, हर एक की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया उनकी, है ना, उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सब चीजों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं टोटल, देखिएगा आपने 10th लेवल में पढ़ रखे हैं ओनली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यहाँ 2 नहीं है। सबसे पहले आपके पास आता है आयोनिक बॉन्ड, उसके बाद अपने पास आएगा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के बाद आएगा अपने पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। फिर एक बॉन्ड आएगा अपने पास मेटालिक बॉन्ड, फिर अपने पास एक आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर अपने पास एक आएगा वॉन्डरवॉल, वॉन्डरवॉल बॉन्ड। कितने टाइप के टोटल बॉन्ड्स आते हैं, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डरवॉल बॉन्ड। VW वॉन्डरवॉल बॉन्ड, वॉन्डरवॉल बॉन्ड, है ना। कितने टाइप के टोटल अपने को बॉन्ड के बारे में स्टडी करनी है, तब कहीं जाके केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर होएगा। ठीक है ना। हाँ, अपने एग्जाम में आएंगे इस मिड टर्म, देखते हैं, है ना। अब देखो, जो आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते हो वो कहाँ आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो कोवेलेंट में भी अपन आगे क्लासिफाई करेंगे कि कितने टाइप के होते हैं ये भी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड की बेसिस पे अगर देखें तो आपके पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ फिर 2 टाइप के और आ जाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब बात करेंगे कि कौन सा बॉन्ड कौन कौन से एलिमेंट्स के बीच में बनता है। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड आता है, आयोनिक बॉन्ड। इट इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इट इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। किस किस के बीच में बनेगा ये, मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल अगर कहीं पे भी आपको दिखे तो कौन सा बॉन्ड होगा, वो आयनिक बॉन्ड। मेटल्स आर आल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर आपको पता हो तो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में या मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, है ना। और इससे अपन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। सेकंड आता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होता है,
कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल. नॉन मेटल इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. उसके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे अपन कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है. एक कैटायन बनता है, एनायन बनता है, और कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. वो एलिमेंट्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना. फिर आता है अपने पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. किसके बीच में बनता है, सबके बीच में बन जाता है. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, एक तो आपके पास होता है डोनर एटम प्लस एक एक्सेप्टर होता है, बनता है बॉन्ड, है ना. डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैंने अभी आपको क्या कहा, BF3 जो है, BF3 में बोरॉन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. आप खुद देख लीजिए कि सर कैसे. मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, कितने हुए 2. एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, कितने हुए 4. एक ये रहा और एक ये रहा, कितने हुए 6. कितने होने चाहिए 8. इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट. तो ये क्या करता है, जैसे ये नाइट्रोजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं. कभी देखा हो तो आप अमोनिया की स्ट्रक्चर देखा हो तो NH3 में ये 2 तो जो होते हैं उसको अपन कहते हैं लोन पेयर, बिकॉज ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते. और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर. अब देखो ये जो है वो हो गया डोनर, ये क्या हो गया, एक्सेप्टर. तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसको अपन क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा. तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या हो गया, जहां पे एक डोनर एटम हो और एक एक्सेप्टर एटम हो, तो उसको अपन कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. जनरली क्या कह देते हैं कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी. तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं आपस. जैसे आपके पास Cl2 है, आपके पास O2 है, तो O2 में क्या स्ट्रक्चर आ गया कि सर O डबल बॉन्ड O आ गया. इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन द कोवेलेंट बॉन्ड. बट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में एक जना तो इलेक्ट्रॉन लेता है और दूसरा जना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा. यानी कि बॉन्ड का तो फॉर्मेशन होगा ही, बट एक जना डोनर होगा, दूसरा क्या होगा, आपके पास एक्सेप्टर होगा. क्लियर है. फिर आता है अपने पास मेटेलिक बॉन्ड. मेटेलिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, आपके पास जो मेटल्स है, मेटल्स में जो बॉन्ड रहता है उस बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं. जो मेटल के जो एटम जो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं वो कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड हो गए, मेटेलिक बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि जब हाइड्रोजन जो है वो फोन करता है, यानी कि जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उस बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जब इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उस बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड. लाइक H2O है, वाटर, वाटर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है ना. HF है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया कि जब हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उस बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, H बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. इसको भी आगे डिस्कस करेंगे. 2 टाइप के होता है ये. एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, आ गया था. एक आपके पास हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक आपके पास हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटर एंड इंट्रा.
इंटर का मीनिंग क्या होगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मीनिंग क्या हो गया, जब एक ही मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, लाइक आपके पास H2O है, ये रहा वाटर, ठीक है ना, साथ में आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल का फॉर्मूला जनरली देखो ये होता है ROH। R का मतलब क्या हो गया, जैसे CH3OH हो गया, इसको अपन मिथेनॉल कहते हैं, CH3OH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे R आ गया, तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक तो आपके पास H2O के ऑक्सीजन के बीच में, H2O का ऑक्सीजन और अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसको अपन कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। उसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मीनिंग क्या हो गया कि जब एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। सर कैसे, कि फॉर एग्जांपल ये आगे देखो, इसको अपन बेंजीन कहते हैं, अगर आपने देखा हो तो क्लास 10th में, इसको अपन कहते हैं बेंजीन, है ना। बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप आ जाता है तो इसको अपन कहते हैं फिनोल। क्या कहते हैं, फिनोल। अब आएगा 11th में, है ना, फिनोल कहते हैं। और इसके साथ जब आपके पास NO2 ग्रुप आ जाए तो उसको कहते हैं नाइट्रोफिनोल। क्या कहते हैं इसको, नाइट्रोफिनोल। ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल, इस एक ही मॉलिक्यूल में अगर ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो तो इस बॉन्डिंग को अपन कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपन क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मीनिंग क्या हो गया, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। एक H2O का मॉलिक्यूल हो गया, कि एथेनॉल का मॉलिक्यूल हो गया, या अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया, तो उनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो तो उसको अपन कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। अगर एक ही मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही हो तो उसको अपन कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। एक तो इंट्रा आता है और एक आपके पास इंट्रा आता है। क्लियर है, वैसे क्लियर हो जाएगा जब धीरे धीरे अपन चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट आता है आपके पास वॉन्डरवॉल बॉन्ड। वॉन्डरवॉल बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है, जितने भी आपके पास इनर्ट गैसेस हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, या फिर जो इनर्ट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको अपन कहते हैं वॉन्डरवॉल बॉन्ड कहते हैं, है ना। एक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, वीकेस्ट बॉन्ड है वॉन्डरवॉल बॉन्ड, सबसे वीक बॉन्ड। और सबसे आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन सा आता है, सबसे ज्यादा आयोनिक होता है, फिर आपके पास कोवलेंट होता है, फिर आपके पास मेटेलिक होता है। ये आपके पास क्या चलता है कि ऑर्डर चलता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सबसे ज्यादा वीक कौन सा। इनके डिसोसिएशन के लिए कम से कम आपको 200 से 400 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो आपके पास ये बॉन्ड है, इनको इनके डिसोसिएशन के लिए 20 to 40 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी एनर्जी में ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। तो इन बॉन्ड्स को अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। वो आपके पास कौन सा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड। ये जो है उसमें भी आ जाता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Na है तो पहले कैटायन बनाएगा, Cl है तो पहले एनायन बनाएगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और अट्रैक्शन फोर्स के कारण से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो बॉन्ड्स आते हैं ये आता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो टोटल अपने को इस चैप्टर में इतने टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन देखना है, कि कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा थ्योरीज आती है इसमें। एक आपके पास थ्योरी आ जाती है, देखो VBT। एक आपके पास आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन। एक आ जाता है VSCPR। एक आ जाता है MOT। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है पूरी केमिस्ट्री की, मान लीजिए। VBT की फुल फॉर्म है वैलेंस बैंड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बैंड नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक बैंड थ्योरी भी आती है, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन, बायोलॉजी में देखा था हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस करवाते हैं, है ना। स्मॉल वो आपके पास है ना, पी 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 प्लांट के बीच में कराते हैं, YYRR मिलता है 10th में था। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन है, बट यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करवानी है, हाइब्रिडाइजेशन। VSCPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपको ज्योमेट्री का पता करना हो कि उसकी शेप क्या रहती है, ज्योमेट्री क्या रहती है, बॉन्ड एंगल क्या रहता है,
तो वो किससे पता चलता है, VSEPR। और लास्ट है आपके पास MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये कोवेलेंट बॉन्ड में आती है सारी थ्योरीज, है ना। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पे 12th में पूरा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आता है। बाकी भले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्वेश्चंस जो कहीं पे भी आपके कोई भी कंपटीशन दे दो साइंस से रिलेटेड, आयनिक बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड से श्योर एंड शॉर्ट मिलेगा, 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे।